मेरा नाम विष्णु प्रसाद शर्मा है ऑफिशियल नेम, लेकिन मेरे क्षेत्र में मैं एक विधायक हूँ। मेरे क्षेत्र में लोग मुझे बीपी बजगाई नाम से जानते हैं, क्योंकि वो जो बीपी बजगाई नाम है, मैं एक राइटर भी हूँ और मैं उस नाम से फेमस हूँ। तो विष्णु प्रसाद शर्मा मेरा ऑफिशियल नाम है। मैं अपने लाइफ में पहले कभी जर्नलिस्ट भी रहा, एक राइटर भी रहा, और मेरा जर्नी धीरे धीरे राजनीति में आके अभी खड़ी है। तो मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, ये पश्चिम बंगाल की पहाड़ी क्षेत्र है, सुदूर उत्तर में। ये दार्जिलिंग ज़िला, आपने नाम सुना होगा। तो दार्जिलिंग ज़िला के कर्सियांग विधानसभा क्षेत्र से मैं हूँ, और हमारी क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव जोन है। सेंसिटिव इसलिए है कि नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से देखेंगे तो हमारी बिल्कुल नज़दीक में, उत्तर में, नॉर्थ की तरफ चाइना है, साइड में नेपाल है, भूटान है, और नीचे बांग्लादेश है। 4 इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरे हुए हैं। सामरिक रूप से हम लोग काफ़ी सेंसिटिव क्षेत्र में हैं, और मुझे राजनीति में इसी सेंसिटिविटी ने खींचा है, और मेरी सक्सेस भी उसी वजह से हुई है। सेंसिटिवनेस ये है कि देखिए, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, वहाँ जो आदिकाल से रहते हैं, जिसको हम लोग जनजाति कहते हैं, जो पहले से रहते आए हुए हैं। और जनजाति 2 तरह के इस देश में, एक तो शेड्यूल जनजाति है, कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको शेड्यूल किया गया, वो शेड्यूल जनजाति है। और दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है शेड्यूल नहीं है, किसी वजह से छूट गए वो लोग, लेकिन जनजाति है। ठीक है। तो हमारे देश में एक तरह का ये प्रॉब्लम तो है अभी। तो वहाँ जितने भी एथनिक, मैं अब उनको जनजाति न कह के एथनिक कम्युनिटी कहूँगा, जो वहाँ के रहने वाले हैं, तो उन एथनिक कम्युनिटी में मैं खुद जिस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ वो गोरखा है। मैं गोरखा एथनिक कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। उसी तरह हमारे क्षेत्र में बहुत सारे एथनिक कम्युनिटी है, जो राजवंशी है, आदिवासी है, कोच, मेच, टोटो, रावा, लेप्चा, भूटिया, शेरपा, ये सारे एथनिक कम्युनिटी वहाँ पर रहते हैं। और सबसे समस्या क्या है राजनीतिक रूप से वहाँ, जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, मैं बहुत पहले से लड़ रहा हूँ। लोगों ने मुझे क्यों चुना, किस भरोसे से चुना, ये बड़ी बात है। तो बतौर राइटर मैं यहाँ की एथनिक कम्युनिटी की पहचान को बचाना चाहता हूँ। इनकी जो पहचान है, अगर ये छोटे छोटे ग्रुप जो है किसी दिन गुम हो जाएंगे, एक दिन हिस्ट्री बन जाएगा कि ये कम्युनिटी भी रहा करती थी। हमारे क्षेत्र में एक एथनिक कम्युनिटी टोटो, जो वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता है, एक छोटा सा क्षेत्र में वो टोटो है, बस उनको वहीं पर जाना जाता है, कुछ कम संख्या में। एक दिन वो विलुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा, एक इतिहास बन जाएगी, टोटो थे। इसी तरह वहाँ कई सारे एथनिक कम्युनिटी है, और वहाँ पर ये अभी आज यहाँ ऊपर ये इनाग्रल सेशन में कई दिग्गजों ने ये कहा कि हमें कॉलोनियलिज्म से मुक्ति मिलना है। इसमें मीरा कुमार जी ने कहा था। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो बहुसंख्यक है, उनका कॉलोनियलिज्म जो है अल्पसंख्यक के ऊपर धीरे धीरे उनके संस्कृति को खा रही है, उनकी पहचान को खा रही है। इसीलिए हमारे क्षेत्र में बहुत लंबे अरसे से एक अलग राज्य की आंदोलन होता रहा है। ये आज से नहीं, इसका 2 आपका खंड में बताऊंगा। एक प्री इंडिपेंडेंस 1907 से शुरू हुई थी ये, और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस 47 के बाद आज तक ये मूवमेंट वहाँ है, और मैं उन्हीं लोगों को संबोधन कर रहा हूँ। तो इसमें टेक्निकल पक्ष क्या था जिसको लोगों ने मुझे पसंद किया, मैंने किन चीज़ों को उठाया जिससे लोगों ने मुझे पसंद किया, वो ये है कि अभी भारत के कई जगह, जैसे आपको मालूम है 1947 में जब हम लोग इंडिपेंडेंस हुए, मतलब भारत स्वतंत्र हुई, उस वक्त 565 रियासत थे यहाँ पर, अलग अलग राजा रजौटा थे, 565 रियासत, उनको इस देश में लिया गया। तो इसी तरह इससे पहले 47 से पहले ये आज का आपका देहरादून है, कुमाऊँ, गढ़वाल, दार्जिलिंग, ये सारे एरिया कभी नेपाल के हिस्सा हुआ करता था। उस सुगौली के संधि के तहत एक सुगौली ट्रीटी हुई थी, ये हुई थी 1816 में। उसके तहत ये हमारे क्षेत्र में मतलब आया हुआ है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ ज़मीन के साथ आए हुए लोग हैं, कहीं बाहर से आए हुए नहीं है। वो ज़मीन जब यहाँ आई तो ज़मीन में जो लोग थे वो भी आ गए।
तो 47 में जब इंडिपेंडेंस हुआ तो हमारी क्षेत्र में जिस जगह को बिलोंग करता हूँ, दार्जिलिंग जिले, डुअर्स भी है वहाँ, तराई और डुअर्स, ये क्षेत्र इस देश में पार्शियली एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया था, जहाँ पर सीधा शासन नहीं होता था ब्रिटिशों का भी। और उसके बाद बंगाल ने भी हमारे एरिया को लिया। मैं आपको डेट बता दूं कि ये 1954 में एक एब्जॉर्ब्ड एरिया एक्ट बना के हमारे एरिया को बंगाल के अंदर लिया गया। तो मेरा कहना है, जब हमें 1950 में एक ट्रीटी हुई थी भारत और नेपाल के संधि, जिसमें कहा गया था कि दोनों तरफ के जनताओं का एक रेसिप्रोकल रिलेशन रहेगा, कि वहाँ के लोग यहाँ आके काम कर सकते हैं, यहाँ के लोग वहाँ जाके काम कर सकते हैं। लेकिन नेपाल और हमारे क्षेत्र में तो एक ही तरह के चेहरा है, एक ही तरह के लोग हैं। तो हमारे अपनी तरफ, इस देश की, भारत की तरफ के लोगों को चिन्हित किए बगैर ये ट्रीटी लागू हो गई, जिससे हमें विदेशी कहा जाता है। एक्चुअली हम हैं यहाँ के, लेकिन उनको वो चिन्हित नहीं किया गया। जब 1950 का ट्रीटी हुआ, इंडो नेपाल ट्रीटी हुआ, तो वो ट्रीटी लागू होने से पहले उन्हीं के जैसे दिखने वाले लोग यहाँ पर कौन कौन है, उनका एक चिन्हारीकरण होना चाहिए था, उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए था। विदाउट आइडेंटिफाइंग ओन सिटीजन्स ये लागू हो गया, तो उधर से भी इधर लोग आने लगे, इधर से भी उधर लोग जाने लगे। तो हम लोगों को क्या कर, चेहरा मिलने की वजह से ये विदेशी है, हम स्वदेशी हैं, हम इस देश की, इस मिट्टी से प्यार करते हैं, हम भी नेशनल मैनिस्ट्री में आना चाहते हैं। इसीलिए जो अलग राज्य की डिमांड है, इस डिमांड को मैंने ईमानदारिता के साथ अपने लेखन में, अपने कविताओं में, अपनी कहानियों में, अपने समालोचनाओं में मैंने इसको पकड़ा। तो लोगों ने धीरे धीरे मुझे पसंद करने लगा। और मैं जब राजनीति में आया तो राजनीति में बड़े उसूल के साथ आया, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ। तो मैं इसलिए बिलोंग करता हूँ कि उन्होंने मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले मैंने उनकी ये जो मैनिफेस्टो है उसको देखा। 3 बार मैनिफेस्टो बन चुका है इस बारे में, 3 टर्म्स। मैनिफेस्टो में हमारी इश्यूज़ को उन्होंने कैरी किया है नेशनल मैनिफेस्टो में। तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को मिलके काम करना चाहिए। तो बस मैंने इस विषय पर एक आवाज़ दी। वही आवाज़ आज मुझे सिर्फ विधायक ही नहीं बनाया है। मैं सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र करसियांग का ही विधायक के तौर हिसाब से परिचित नहीं हूँ। मैं उस पूरे क्षेत्र, क्योंकि ये समस्या सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की नहीं है, ये 10-12 विधानसभा क्षेत्र की समस्या है और इसमें 3 सांसद की संसदीय क्षेत्र की समस्या है। तो सारी ये क्षेत्र में, जिसको हम लोग पहाड़, तराई और डुअर्स के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ पर लोग मुझे पसंद करते हैं और मेरा सक्सेस स्टोरी भी यही है। देखिए, मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी ऐसा है, हमारा तो 80% ऑफ द लैंड टी गार्डन्स हैं और मेडिसिनल प्लांटेशंस हैं। आज एक आम मज़दूर जो घर में काम करने आता है, मतलब दैनिक हाजिरा पर, उसका भी जो वेजेस है मिनिमम 500 से 1000 के बीच में है, एक आम मज़दूर का। लेकिन टी गार्डन में लोग आज भी पत्ती बीन रहे, जो आप बड़े चाव से पीते हैं चाय को, आज जो पत्ती बीन रहे हैं उनको 200 रुपया मिलता है डेली। और उनकी अपनी ज़मीन नहीं, पुरखों से, सदियों से, 6-7 जनरेशन से, 150 साल पहले से वो चाय बागान में काम कर रहे, वहाँ रह रहे हैं। एक टीनेंट का भी एक घर में हक होता है। 10 साल बाद, 12 साल बाद तो उसका पूरा हक होता है किसी घर में, एक टीनेंट का। लेकिन वहाँ 150 साल से जो चाय बागान में श्रमिक काम कर रहे हैं, उनके लिए ज़मीन नहीं है। उनके नाम पर सरकार कोई ज़मीन नहीं दिया है, जो पर्जा पट्टा बोलते हैं ना, वो नहीं दिया हुआ है। तो वो आज भी एक स्लेव की ज़िंदगी जी रहे हैं वहाँ। ये मेडिसिनल प्लांटेशन में वही हो रहा है। देखिए, ब्रिटिश टाइम से मेडिसिनल प्लांटेशन है ये, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस से। तो मैं कम से कम एक सप्ताह पहले मैं एक ऐसे ही प्रोग्राम को अटेंड किया था जहाँ पर मेडिसिनल प्लांटेशन का समस्या था। वो 1938 में खुला हुआ है। अब आज उस जगह को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लेम कर रहा है। देखिए,
वो तो सदियों से उनके पुरखों से वहाँ रह रहे हैं। तो इस तरह का बहुत सारा समस्या है। इन सब समस्याओं के समाधान केवल और केवल उस क्षेत्र को बंगाल से अलग करके रखने से 2-3 हिसाब से ठीक होगा। या तो ये राज्य बने, या ये यूनियन टेरिटरी बने विथ लेजिस्लेचर, या बिना विधानसभा के भी डायरेक्ट सेंट्रल के हाथ में आ जाए, यूटी हो जाए। तो इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसमें विधानसभा ना हो, मुझे कल राजनीति नहीं करनी है। कल वो अलग हो गया, उसमें विधानसभा चाहिए, मुझे नेता बनना है, मुझे मंत्री बनना है, ये ख्वाहिश मेरी नहीं है। आप विधानसभा मत रखो, आप सीधा केंद्र के अधीन में रखो, बस हम खुश हैं। हमें कोई राजनीति करनी, वहाँ नेतागिरी करना नहीं है हमें। बस अपने लोगों को मुक्ति मिले वहाँ से, अपने लोगों को ये जो समस्या है, वो काफ़ी लंबे अरसे से समस्या है, इससे निजात मिले, ये मेरी ख्वाहिश है। बहुत अच्छा लगा। कम से कम देखिए, इस बार इसका लोग कैसे लेंगे इसको मुझे समझ में नहीं है, वो लोगों के विचार है, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है। ये एक अच्छी शुरुआत है और इससे क्या होगा कि हमारी जिम्मेदारी, आज देखिए राजनीति खुद को एक नेता कहने में शर्म महसूस होता है। राजनीति उस पायदान पर खड़ी है। आज राजनीति में ईमानदारीता नहीं है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, भ्रष्टाचार बहुत अधिक है। लोग राजनीति केवल पैसा कमाने के लिए आते हैं, सेवा करने की भावना से नहीं आते हैं। देखिए, ये मैं मतलब अधिकांश की बात बोल रहा हूँ, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, ये मैक्सिमम। तो ये जो एनएलसी जो हुआ, इससे जिस कल्चर का विकास होने की संभावनाएं मैं देख रहा हूँ, आने वाले जनरेशन, आने वाले बच्चे जिन संभावनाओं को पकड़ के राजनीति में आएंगे, मुझे लगता है कि राजनीति थोड़ा साफ सुथरा होने का क्रम शुरू होगा। यहाँ से कुछ अच्छा, कुछ सुलझा हुआ, क्योंकि देखिए हम विधायक हैं, जो लेजिस्लेचर हैं, हम जब कानून भी बनाते हैं तो हमारी समझ ये होनी चाहिए कि ये कानून जब बन रहा है, इसका प्रोस्पेक्ट तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, इसके लिए अध्ययन की एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। विदाउट स्टडिंग द सब्जेक्ट आप उस विषय पर काम कर रहे हो। आज उसी तरह बहुत जगह पर चल रहा है। हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं। पहले एक बिल लाते हैं, वो बिल में बहुत कुछ होता है, हम लोग मानते नहीं, फिर बाद में उस बिल को हम लोग खारिज करते हैं। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं आप देख रहे हैं। तो अगर अध्ययनशील लेजिस्लेचर इस देश में आने लगे, ये जो स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, अगर यहाँ से प्रोडक्ट हुए जितने भी बच्चे हैं, मान लीजिए कल वो मेरे पीए बनेंगे, ये नहीं, वो उनको नेता बनना चाहिए क्योंकि वो जानकार है। हाँ, उनको लेजिस्लेचर बनना चाहिए, वो जानकार है। ऐसे लोग जब राजनीति में आएंगे तो मुझे लगता है इस देश का चेहरा खिलेगा। सबसे बड़ी चुनौती तो हमारी अपोजिशन पार्टी है, जो हमारी बातों को सुनती नहीं है। ये सिंपल आंसर। दूसरा ये है कि दूसरा चुनौती मेरी अपनी पार्टी भी है, क्योंकि हम लोगों ने मैनिफेस्टो में तो लिखा लेकिन उसको पालन नहीं किया अभी तक। मेरा लड़ाई उसी में, अपने पार्टी के अंदर में मैं लड़ रहा हूँ, अपने पार्टी के अंदर में एक लड़ाई लड़ रहा हूँ, बाहर के पार्टी के साथ तो लड़ ही रहा हूँ। तो ये मूलभूत चुनौती है। लेकिन उसके बाद की चुनौती जो है कि राजनीति में पैसा का पैठ। आज हमारे क्षेत्र में भी ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं जो लोगों को खरीदने की क्षमता रखते हैं। इससे क्या होगा? क्या एक अच्छा सोसाइटी बनेगा? हमारा ड्यूटी सिर्फ विधानसभा जाना नहीं है। एक एमएलए बनना, विधानसभा जाना, विधानसभा पार्टिसिपेट करना हमारी ड्यूटी नहीं है। हमारी ड्यूटी एक सुसंस्कृत समाज को निर्माण करना है, एक अच्छे समाज को निर्माण करना है। उस दिशा में अगर काम करना चाहें तो जो पैसे वाले वो तो उसके उस दिशा में नहीं जाएंगे, वो तो कमाने की फिराक में आए हुए होते हैं। उनको सोसाइटी से कुछ लेना देना नहीं होता। उनके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में कौन सा पॉलिटिशियन का बेटा पढ़ता है, बेटी पढ़ती है। तो जब तक हम अपने संसाधनों में अपने बच्चों को नहीं डालेंगे, जब तक हम अपने बच्चों को
उन चीज़ों से दूर रखेंगे तो हम गरीब को देंगे क्या फिर? तो उनके लिए पॉलिसी बनाएंगे कैसे? हमारे बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, तो इनके लिए पॉलिसी क्यों बनाऊं? हमारे बच्चे भूखे नहीं है, इनके लिए पॉलिसी क्यों बनाऊं? तो ये चीज़ है। तो इसीलिए हमें सोसाइटी के साथ, जनता के साथ मैं कुछ काम कर पाऊँ या ना पाऊँ, मैं कुछ विकास दे सकूँ या ना सकूँ, लेकिन लोगों के साथ जुड़े रहना, उनको सुनना, उनको समझना और उसको सुलझाने की कोशिश करना, ये हर विधायक की एक जिम्मेदारी होती है, मुझे लगता है। यस, ये मेरा पहला चुनाव, मैं पहली बार चुन के विधायक हुआ हूँ। लेकिन मैं विधायक बनने से पहले मेरे पड़ोसी एक राज्य है सिक्किम, वहाँ पर कभी एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नरबहादुर भंडारी, वो गुजर गए। मैं उनका 14 साल तक पॉलिटिकल एडवाइज़र रहा, फॉर 14 ईयर्स। और उसके बाद मैं स्यूडो पॉलिटिक्स में, पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स में बहुत रहा कि लोगों को बनाना। लेकिन जब मैंने देखा कि अपने क्षेत्र में लोग मिट रहे हैं, मिटाया जा रहा है, यहाँ का कल्चर मिटाया जा रहा है, यहाँ का भाषा जो लैंग्वेज है वहाँ का, उसको मिटाया जा रहा है, बहुसंख्यक अपना लैंग्वेज ज़बरदस्ती स्कूलों में इम्पोज कर रहा है। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये चाहे राजनीति एक कीचड़ हो, दलदल हो, लेकिन मुझे इसमें उतरना चाहिए। तो मैं उतरा और लोगों ने मुझे पसंद किया और मुझे जिताया, काफ़ी भारी बहुमत से जिताया। मैं अपने क्षेत्र के जनताओं का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जिता के, सिर्फ मुझे विधानसभा नहीं भेजा, उन्होंने मुझे जिता के उनकी अपनी आवाज़ को विधानसभा भेजा है। और मैं वही काम कर रहा हूँ अभी कि विधानसभा में मैं जनता की आवाज़ पर बोल रहा हूँ। दो व्यक्ति को मैं विशेष रूप से गहनता से मैंने अध्ययन किया है। एक है जेपी साहब, जयप्रकाश नारायण। मैंने अपनी पॉलिटिकल कैरियर में अपने अंदर उनको उतारने की काफ़ी कोशिश करता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। वो मेरे काफ़ी आदर्श रहे हैं। जयप्रकाश नारायण जी, वो इस देश के एक बहुत बड़े संपत थे। वो आज हमारे बीच में नहीं है। इस तरह के पॉलिटिशियंस की कमी महसूस होती है। देखिए, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल लीडर एक होता है, पॉलिटिशियंस दूसरा होता है। तो पॉलिटिशियन बनना ज़रूरी है, पॉलिटिकल लीडर तो हर कोई बन सकता है। तो ये एक जयप्रकाश नारायण जी है, जेपी साहब। और दूसरा हमारे पड़ोसी देश नेपाल, हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल में कभी एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके पोती का फिल्म वगैरह भी आपने देखा है, मनीषा कोइराला का, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, जिसको बीपी कोइराला नाम से जाना जाता था। तो नेपाल में प्रधानमंत्री थे वो। उनको मैंने काफ़ी नज़दीकी से, काफ़ी बारीकी से पढ़ा है, अध्ययन किया है मैंने उनको। तो एक ऐसा फ़िलोसॉफ़ी को उन्होंने नेपाल में लाया जो 1943 के 44 का एक जो समय था, उस समय यूरोप में सक्सेस नहीं था वो थ्योरी। वो था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, प्रजातांत्रिक समाजवाद, एक उसूल की बात है। तो उन्होंने उस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को, प्रजातांत्रिक समाजवाद को नेपाल में लाया और मैंने उसका इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से स्टडी किया। क्योंकि हम लोग डेमोक्रेट तभी बन सकते हैं जब हमारे गरीब भाई बहन, गरीब जनता ऊपर उठेंगे। अभी तो गरीबी तो हमारे यहाँ काफ़ी व्याप्त है, गरीबी तो एक साथ से जाएगी नहीं। तो सोशलिस्ट बनना है, लेकिन सोशलिस्ट ही बनेंगे तो फिर सोशलिज्म का स्टोरी तो आपको पता है, मुझे कहना नहीं है। तो इसमें डेमोक्रेट भी बनना है। तो ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को जिस तरह उन्होंने एक इम्प्लीमेंट किया, इसको मैंने काफ़ी बारीकी से देखा है और वो मेरे आदर्श रहे हैं। देखिए, मूल तंत्र बोलने से क्या है कि सबसे पहले तो आप किसी को जीने दो। आप कुछ भी करते हो, सबसे पहले आपको ये समझ होनी चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ इससे कहीं किसी को प्रताड़ना तो नहीं हो रही है, कहीं किसी को चुभ तो नहीं रही है। तो किसी को ना चुभे,
किसी को ना लगे, हाँ? ये मेरी अपनी एक जीने की स्टाइल है कि मैं एक विधायक हूँ। आज मेरे पास प्रेरोगेटिव है, मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरे गाड़ी लेके जाते हैं, ड्राइवर गाड़ी कहीं भी खड़ा कर सकता है, विधायक है भाई, विधायक आया हुआ गाड़ी खड़ी कर, नहीं, मैं गाड़ी उस जगह पर खड़ा करता हूँ, करने के लिए कहता हूँ जहाँ किसी को परेशानी ना हो। हाँ? मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी जो चीज़ है जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है, उन चीज़ों से बचना, ये मेरे जीवन की उसूल है। विशेषता जो दिखाई दे रही है, विविधता में एकता, अनेक मतलब विविधता में एक एकता, ये दिखाई दे रही है, लेकिन ये अच्छी है, लेकिन इसका 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें काम करना बाकी है। अभी तक मतलब 100% लक्ष्य को रखते हुए हम लोग इस पर काम नहीं कर रहे हैं, ये ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूँ। विविधता, देखिए आज हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, लेकिन जब तक छोटे छोटे जगहों का, छोटे छोटे जातियों का रीजनलिज्म नहीं बचेगा तो राष्ट्रीयता बचेगी कैसे? यही सारे रीजनलिज्म मिलके तो राष्ट्रीयता खड़ा होती है। तो हम तो रीजनलिज्म को किल करने जा रहे हैं, ख़त्म करने जा रहे हैं। हर एक को सुरक्षित रखना और उसको एक साथ रखना। देखिए आपके घर में अगर फूलों का बागान है तो वहाँ सिर्फ एक ही फूल खिलाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? हर तरह का फूल रहेगा उसकी अपनी पहचान के साथ, तभी ना वो मतलब उद्यान बनेगा। तो ये देश भी उद्यान तभी बन सकता है जब हर तरह के लोग अपनी अपनी पहचान के साथ, अपनी अपनी संस्कृति के साथ, अपनी अपनी भाषा के साथ सिर खड़ा करके जी सके। देखिए करना पड़ता, मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ, बैलेंस करने के लिए बताऊँ, क्योंकि टेंशन का जो वजह होता है प्रॉब्लम होता है। टेंशन की सबसे बड़ी वजह प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम दो तरह की होती है, एक आप थोड़ा समझ से काम करोगे तो सॉल्व हो जाएगी, दूसरा होता है आप कितना भी प्रयास करो सॉल्व ही नहीं होगी। तो जो थोड़ा समझ से काम करने पर सॉल्व हो जाएगी उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सॉल्व हो जाएगी। अब जो आप कितना भी मेहनत करो सॉल्व ही नहीं होगी तो उसमें क्यों टेंशन लेना है? सॉल्व नहीं होना है उसको, तो मुझे अल्टरनेटिव वे लेना है, तो मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। इसी तरह मैं सामंजस्यता मिला के चलता हूँ। मेरी ईमानदारी, खुद के ऊपर भरोसा और लोगों का मेरे साथ जो विश्वास है उसको ढोके चलना। देखिए मैं युवाओं को बस एक स्पेसिफिक चीज़ बताना चाहता हूँ। युवाएं खेल में हैं, युवाएं पॉलिटिक्स में हैं, मतलब बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जहाँ पर युवा है। आप जो काम कर रहे हो सिर्फ उसी काम के प्रति आप ईमानदार रहो। आप एक काम कर रहे हो लेकिन दूसरी तरफ भी ताक झाँक कर रहे हो तो आप सक्सेस नहीं होगे। आप जिस काम को आपने हाथ में पकड़ा उसको आदर्श तरीके से, ईमानदारिता के साथ, देखिए ईमानदारिता का रिजल्ट थोड़ा लेट मिल सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर, और जब मिलेगा वो परमानेंट मिलेगा, टेम्पररी नहीं मिलेगा। लेकिन आप जल्दबाजी करोगे उसका रिजल्ट मिल सकता है आपको जल्दी, लेकिन वो परमानेंट रहेगा कि नहीं इसमें संदेह है। इसीलिए युवाओं को, मैंने बहुत पहले एक किताब, जब मैं क्लास 4 में पढ़ता था, शायद 4 या 5 में, तो एक मेरे टीचर थे प्राइमरी स्कूल के, PN प्रधान बोल के, उन्होंने एक किताब दी मुझे, 5 में होगा। वो किताब था आइडल चाइल्ड। आइडल छोटा सा मतलब पॉकेट में डालने वाली पुस्तिका थी वो लिखा था मीरा अल्फांसा ने, जो ओरोविल में आई थी, ऋषि अरविंद के साथ रही थी, जिनको हम श्री माँ के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने लिखा था कि बच्चा जब खाना खाता है, आदर्श बालक कौन होता है या बालिका कौन होता है? जब बच्चा खाना खाता है, जो बच्चे, उसको सिर्फ खाना में ध्यान देना चाहिए। जब पढ़ने बैठता है सिर्फ पढ़ने में ध्यान देना चाहिए।
जब खेलने जाता है तो सिर्फ खेल में ध्यान देना चाहिए, वही आदर्श बच्चे होते हैं, उन्होंने लिखा था। तो मुझे इतना, उसमें बहुत कुछ और भी था, मुझे इतना अच्छा लगा कि क्लास 6 की उम्र में मैं जब था, उसको मैंने अपनी भाषा में अनुवाद करके किताब छपवाया था, क्लास 6 की उम्र में। तो मैं युवाओं को भी यही कहता हूँ कि आप जो भी काम करो, दिल से करो, मन से करो, उसी एक में लगे रहो। फिर आप जिस काम को पकड़े हुए हो, दूसरे काम की तरफ मत देखो, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक वो सक्सेस नहीं होगा।